पुजारी जी, आप काफी वक्त से मिल नहीं रहे हैं और अभी मिल भी रहे हैं तो इस तरह, क्या बात है, सब ठीक तो है? सुमेर के सवाल पर पुजारी जी ने जल्दी से कहा, इतने समय में मैं जिस चीज में व्यस्त था वो सफल हो गया, मुझे उपाय मिल गया है। सुमेर पुजारी जी की बात को समझ नहीं पाया। उसने ना समझते हुए पूछा, उपाय? कैसा उपाय? पुजारी जी सुमेर की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, वशीकरण। पुजारी जी को देखकर जैसे ही सुमेर ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? सुमेर के सवाल पर पुजारी जी ने जल्दी से कहा, कुछ समय से मैं जिस चीज में व्यस्त था वह सफल हो गया है और मुझे उपाय मिल गया है। सुमेर पुजारी जी की बात को समझ नहीं पाया। उसने ना समझते हुए पूछा, उपाय? कैसा उपाय? पुजारी जी सुमेर की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, वशीकरण। वशीकरण? मैं कुछ समझा नहीं। सुमेर ने उलझन में आकर पूछा और पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं पिछले कुछ वक्त से क्या कर रहा था? दरअसल मैं कुछ किताबों को अध्ययन करने में लगा हुआ था। पुजारी जी की ये बात सुमेर के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसने पुजारी जी से कहा, अच्छा ठीक है पुजारी जी, हम ये सारी बातें बैठकर करते हैं। आप पहले आइए, बैठे तो सही। और आप बहुत जल्दी जल्दी चल कर आए हैं, आपकी सांसें भी फूल रही हैं। इतना कहकर सुमेर ने मनवा को इशारा किया और मनवा भागता हुआ गया और पुजारी जी के लिए पानी लेकर आया। तब तक पुजारी जी भी बैठ चुके थे। पुजारी जी ने मनवा के हाथ से पानी का ग्लास लिया और उसे एक सांस में खाली करते हुए बोले, मैं ठीक हूँ। अब मैं जो बात करने आया हूँ इतनी रात में वो सुनिए, क्योंकि इन सबसे ज्यादा जरूरी वो बात है। सुमेर ने पुजारी जी की बात को ध्यान से सुनते हुए कहा, जी मैं सुन रहा हूँ, आप कहिए। पुजारी जी बोले, दरअसल मेरे पास गुरु देवदत्त के बनाए हुए कुछ लेख हैं, क्योंकि जिस वक्त गुरु देवदत्त ने वशीकरण किया था उस वक्त उन्होंने सारी चीजों को अपने हाथ से लिखा था। वो हर सामान की सूची बनाई थी। वो विधि और वो यंत्र, उन सब चीजों के बारे में उन्होंने चित्र के रूप में कागज पर उकेरा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी चीज में कोई कमी और कोई चूक रह जाए। और वो सारी चीजें उन्होंने मुझे संभाल कर रखने के लिए दी थी और मैंने उन सबको निकाला और उनका अध्ययन किया और मैं उसी के बारे में बात करने यहाँ आया हूँ। पुजारी जी की बात समझते हुए सुमेर ने कहा, ठीक है पुजारी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात और आप जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर बात है। लेकिन आपने तो कहा था कि वशीकरण जैसी बड़ी क्रिया करना किसी के लिए भी संभव नहीं है और गुरु देवदत्त के बाद से आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना जो भी ये कर सके। तो फिर वशीकरण की चीजों और उनकी विधियों के मिल जाने से भी हमें क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि उस क्रिया को करने वाला भी तो कोई चाहिए। और वैसे भी आपके मुताबिक वो बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा को इस्तेमाल करने वाली क्रिया है जिसमें गुरु देवदत्त जैसे इंसान की जान चली गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सामान्य इंसान कर सकता है। सुमेर की बात सुनकर पुजारी जी ने सहमति से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमेर बाबू, ये कोई मामूली काम नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अभी तारा ने उस कुएं को बंद करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ कुएं के ढक्कन को बंद करने से उसे नहीं रोका जा सकता है। हो सकता है कि कुएं को बंद कर देने से इसकी नकारात्मक ऊर्जा कुछ थम जाए, लेकिन उसे रोका तो नहीं जा सकता ना। उसे रोकने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, वशीकरण। और मैं मानता हूं कि उसकी योग्यता रखने वाला हमारी जानकारी में कोई नहीं है, लेकिन मैंने उसका एक उपाय सोचा है, क्योंकि हमारे पास वशीकरण के सारे तरीके हैं। अगर उन सारे तरीकों को हम एक साथ समझ लें और उन सारी चीजों को उपलब्ध करा सके तो मुझे लगता है कि ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। पुजारी जी के इतना कहते ही सुमेर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी, उसमें आपकी जान को भी खतरा है। अगर देवदत्त जैसे शक्तिशाली इंसान की जान चली गई तो आप तो, माफ करिएगा, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं आपको कम आंक रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुजारी ने सुमेर की बातों को समझते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमेर बाबू, और मेरा इन चीजों में ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान पूजा पाठ है और वो एक अलग चीज है और इसकी पद्धति अलग है। लेकिन जब से तारा यहाँ आई है और हमें उसका सहयोग प्राप्त हुआ है, तब से मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी है कि उसकी सहायता से हम एक बार ये खतरा उठा सकते हैं। और सच कहूं तो तारा के पिता और गुरु देवदत्त अच्छे मित्र थे,
तो जाहिर सी बात है कि तारा को अपने पिता से बहुत सारी ऐसी चीजें भी पता चली होंगी जो मुझे नहीं पता है। और रही बात जान जाने की, तो जिंदा रहे तो भी वो हमें मार ही डालेगी। तो क्यों ना एक बार पूरे गांव की सुरक्षा के लिए अपने ऊपर ही खतरा लिया जाए। और आपको क्या लगता है, हम कल के कल थोड़ी कर लेंगे वशीकरण? हमें उसके लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत होगी, बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। पुजारी जी की बात मानकर सुमेर ने कहा, ठीक है पुजारी जी, तो आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या सहायता चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुझे इन चीजों की ना तो ज्ञान है, ना ही मैं इनमें कोई विशेष मदद कर सकता हूँ। हाँ, मुझे आप जो कहें और वो मेरे बस में हुआ तो वो मैं कर सकता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये सारी बातें आपको तारा से करनी होगी, क्योंकि आपके बाद एक वही है जो इन चीजों के बारे में जानकारी रखती है, और वही है जो आपकी मदद भी कर सकती है। और वैसे भी कल हम सब मिलने ही वाले हैं उस कुएं के ढक्कन को बंद करने के सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है कि आप वहीं पर तारा से इस बारे में सारी बातचीत कर लें और उसके विचार भी जान लें कि वो क्या सोचती है इस बारे में। पुजारी जी सुमेर की बात से पूरे तरीके से सहमत थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है सुमेर बाबू, तो इस बारे में हम आगे की बातचीत अब कल ही करेंगे। सुमेर ने पुजारी जी के रुकने का इंतजाम हवेली के मेहमानों वाले कमरे में कर दिया और पुजारी जी को आराम करने के लिए कहकर सुमेर भी अपने कमरे में चला गया। लेकिन पुजारी जी की आंखों में आराम और नींद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्हें इंतजार था कि कब कल हो और वो तारा से इस बारे में बात कर उसका विचार जान सके और जितनी जल्दी हो सके वशीकरण के लिए तैयारियों में जुट जाए। और साथ ही साथ गुरुदेव दत्त के लिखे हुए उन लेखों में कई सारी ऐसी चीजें थी जो अभी पुजारी जी नहीं समझ पाए थे। तो अब वो चाहते थे कि उस बारे में भी वो तारा से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि क्या वो इन चीजों को समझ सकती है। इधर ध्रुव और उसके दोस्त घर आ चुके थे। तारा जो अब तक जाग रही थी और इन लोगों का इंतजार कर रही थी, उसने जैसे ही देखा ये लोग आ गए हैं, वो जल्दी से गई और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम लोगों का काम सही से हो गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तारा के इस तरह परेशान होने से जुल्मी ने उसे जवाब दिया और बोला, अब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई, थोड़ी बहुत परेशानी हुई, उसका समाधान हो गया, लेकिन इन लोगों की हरकतों से बहुत बड़ी परेशानी आ सकती थी। जुल्मी की बात तारा के समझ में नहीं आई, इसलिए उसने पूछा, मैं समझी नहीं, कौन सी परेशानी जो आ सकती थी आई नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जुल्मी बाहर बरामदे पर रखे तखत पर बैठता हुआ सुकून से सांस लेकर बोला, इन लोगों ने तो हमारी अर्थी उठाने की पूरी तैयारी कर ली थी, वो तो हमारे अच्छे कर्म है कि हम सही सलामत अपने पैरों पर यहाँ खड़े हैं। जुल्मी के इस तरह बोलने से ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, जुल्मी, कम से कम समय तो देख लिया करो, कभी भी शुरू हो जाते हो। उसके बाद ध्रुव ने तारा से कहा, हाँ तारा, काम तो हो गया, बस अब हमें नजर रखनी है, जिस काम के लिए हमने इतना सब कुछ किया है वो सही हो जाए और कोई क्लू मिले। उसके बाद ध्रुव ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसमें उसने पहले से ही कैमरे की सारी सेटिंग्स अपने मोबाइल से फिक्स कर रखी थी। उसने फोन निकाला और उसमें कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले की जो अभी वहां चल रही थी। उसके बाद ध्रुव ने तारा से कहा, तारा देखो, रात काफी हो गई है और हमारी वजह से तुम भी सो नहीं पाई हो, ऐसा करो तुम जाकर आराम से सो जाओ, हम सब बारी बारी से नजर रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ध्रुव की बात से तारा उन लोगों को ध्यान रखने का बोलकर चली गई। बाहर थोड़ी ही देर में जुल्मी के खर्राटों की आवाज गूंजने लगी। विक्की ने जुल्मी की तरफ देखते हुए कहा, सच में सिंगल पीस है दुनिया में ये, बताओ इतनी जल्दी सो गया? छलावा ने विक्की की बातों का बुरा मानते हुए और जुल्मी का पक्ष लेते हुए कहा, इसमें हैरानी वाली क्या बात है विक्की, हम सब इतने थके हुए हैं कि मैं तो इससे भी कम समय में सो जाऊं, और मैं तो सोने जा भी रहा हूं, और कल जैसे ही कुएं वाला काम हो जाएगा मैं सबसे पहले घर जाऊंगा। इतने वक्त से मेरा घर बंद है, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। इतना कहकर छलावा भी जुल्मी के बगल में लेट गया, उसे भी झपकी आने लगी थी। विकी ने जब इन दोनों को आराम से सोता हुआ देखा तो ध्रुव से बोला, यार भाई, छलावा बोल तो सही रहा था, क्योंकि थकावट तो मुझे भी हो रही है, तो अगर तू अभी इस पर नजर रख रहा है तो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, वो बस मोबाइल की तरफ देखता रहा और विकी वहीं जमीन पर लगे गद्दे पर लेट गया। काफी देर तक ध्रुव मोबाइल की तरफ देखता रहा, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। वहीं बैठे बैठे ध्रुव को भी नींद आने लगी थी और उसकी पलकें भारी होने लगी थी।
तभी धीरे से अनन्या के कमरे का दरवाजा खुला और अनन्या ने झांक कर बाहर देखा। और जब उसने देखा कि बाकी सब लोग लगभग सोए हुए हैं और ध्रुव भी नींद की हालत में ही है, तो दबे पांव बाहर निकली और धीरे से उन लोगों के बगल से गुजरती हुई बेसमेंट की तरफ चली गई। बेसमेंट के पास पहुंचकर अनन्या रुकी और बोली, सब सो रहे हैं, यही सबसे बेस्ट टाइम है इस बेसमेंट में जाकर देखने का। जो भी मैंने देखा वो सब क्या था? कहीं मेरे सपने का कोई कनेक्शन तो नहीं है इस जगह से? इतना बोलकर बिना टाइम वेस्ट किए अनन्या ने धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर जाकर उसने दरवाजे को धीरे से कुंडी लगाए बिना बंद कर दिया और अपने साथ लाए टॉर्च को जलाया। टॉर्च की हल्की सी रोशनी से पूरे बेसमेंट में रोशनी फैल गई थी। अनन्या ने कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो टॉर्च से चारों तरफ गौर से देखने लगी और यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। सामने वो सारी चीजें फैली हुई थी जो तारा ने अपनी क्रिया के लिए इस्तेमाल की थी। चारों तरफ कबाड़ भरे हुए थे जो शायद तारा और विकी ने मिलकर साइड किए थे और बीच में अच्छी खासी जगह बन गई थी। और उसी में एक तरफ वो बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी पर नजर पड़ते ही अनन्या ने जोर से सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और साथ ही साथ अपने मन में बोलती जा रही थी, अनन्या, डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ तेरा सपना हो, ये एक बाल्टी ही तो है। इतना कहकर अनन्या बाल्टी के करीब पहुंच चुकी थी। उसने धीरे से टॉर्च की रोशनी बाल्टी के अंदर डाली और वो हैरान रह गई थी कि बाल्टी पूरी तरीके से खाली थी, कुछ नहीं था। बाल्टी को खाली देखकर अनन्या ने राहत की सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, तू बेकार में घबरा रही थी अनन्या, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तूने देखा था। और सच में वो एक सपना ही था या तेरा वहम था? सच में तू बहुत ज्यादा सोचने लगी है इन चीजों के बारे में। सब ठीक है यहाँ, और ये बाल्टी पूरी तरीके से खाली है और एक नॉर्मल बाल्टी है, इसमें कुछ नहीं है। इससे पहले कि किसी की नींद खुले और किसी को पता चले मैं कमरे में नहीं हूं, मुझे यहां से निकलना चाहिए। इतना सोचकर अनन्या जैसे ही पीछे पलटने लगी कि उसे पीछे से पानी की गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे खाली बर्तन में पानी भरा जा रहा हो। पानी की आवाज सुनकर अनन्या के पैर जैसे कांपने लगे और उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट कर देखे। कुछ सेकंड के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और अनन्या कांपते हुए जैसे तैसे पीछे पलटी और उसने धीरे से बाल्टी की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो बाल्टी अब तक खाली थी इस वक्त वो पानी से भरी हुई थी। अनन्या के लिए एक पल भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो पसीना पसीना हो रही थी। इससे पहले कि अनन्या कुछ भी कर पाती, कुछ समझ पाती, तभी बाहर किसी के कदमों की आहट आई। इस वक्त अनन्या का ऐसा हाल था कि उसे हर तरफ कुछ अनहोनी सी महसूस हो रही थी। अनन्या एकदम से पीछे पलटी और तभी बेसमेंट का दरवाजा खुला और सामने दरवाजे से तारा अंदर आई। तारा को देखकर एक पल के लिए जाने क्यों अनन्या को थोड़ा सा सुकून मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किस उलझन में फंसी हुई है और उसने तारा को अनदेखा करके फिर पीछे पलटकर उस बाल्टी की तरफ देखा और एक बार फिर अनन्या के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि बाल्टी बिल्कुल खाली थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सा खेल हो रहा है उसके साथ। तारा ने जब अनन्या को इतना परेशान सा देखा, वो भी इस जगह पर, तो उसने हैरानी से अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? तारा के सवाल से अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने घबराते हुए कहा, हाँ मैं बस मुझे लगा कि कोई है यहाँ, कोई है। अनन्या जिस तरह अटक अटक कर बोल रही थी कि जिसे शक नहीं भी होने को हो उसे भी शक हो जाता। तारा ने गौर से अनन्या को देखते हुए कहा, अनन्या तुम ठीक हो? क्या बोल रही हो? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या बात है? मैंने तुम्हें आते हुए देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे चली आई। तारा के बार बार सवाल पूछने से अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ आई हूं तो तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊं? तुम होती कौन हो सवाल पूछने वाली? और इस तरह मेरा पीछा करना बंद करो। जो अनन्या अब तक डरी सहमी घबराई हुई थी, अचानक से वो इतनी कड़वे तरीके से जवाब दे रही थी। ये देखकर तारा और हैरान हुई और उसने अनन्या से बड़े प्यार से पूछा,
अनन्या, क्या हो गया है? कोई परेशानी है, कोई बात है तो बताओ, हम फ्रेंड्स हैं ना। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अनन्या ने तारा की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस बाल्टी की तरफ एक नजर डालती हुई बेसमेंट से बाहर निकल गई। तारा हैरान परेशान सी वहीं खड़ी जाती हुई अनन्या को देखती रही और अपने मन में बोली, कुछ तो है अनन्या जो तुम में अजीब है, जो तुम सबसे छुपा रही हो। लेकिन क्या, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि यहाँ उस बंजारन से ज्यादा चैलेंजिंग और रहस्यमयी मुझे तुम लगती हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।